Good evening, student. Myself, Dhananjay Aswin, Physics Department of US Academy and Institute. Now, this online platform for physics class provided by the US Academy and Institute. तो चलिए शुरू करते हैं. So, welcome back in the class. आज हम लोग जो है फिजिक्स क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर के कुछ टॉपिक को तो हमने डिस्कस कर लिया था और नेक्स्ट टॉपिक को जो है जो भी हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा आज. तो एक बार फिर आप लोगों का क्लास में स्वागत है और मैं धनंजय आश्विन आप लोगों को आज दो टॉपिक बेसिकली हम लोग टॉपिक वाइज को क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे. दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे. पहला टॉपिक हम लोगों का ये होगा टू कैलकुलेट द लार्ज डिस्टेंस लाइक ए डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट by using the parallax method. by using the parallax method. अभी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि पैरालॉक्स होता क्या है, कैसे हम इसे फील कर सकते हैं. ओके. और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल along with your board examination and your school examination, परसेंटेज एरर. एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका, किसी भी फार्मूले के करस्पॉन्डिंग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितना मैक्सिमम प्रोबेबल एरर हो सकता है, ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ये कैलकुलेट करने का तरीका, मेथड मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. पैरालॉक्स मेथड. ओके. तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं. इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. उसमें आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताए गए और आपको नाम याद होगा, आई होप. ओके. मैं उम्मीद कर सकता हूं. तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं. फर्स्ट था मास, सेकंड था लेंथ, थर्ड था टेम्परेचर, फोर्थ था बताइए अमाउंट ऑफ मैटर, सीक्वेंस कोई नहीं है. करंट था, फिर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी था और यही था ये सब चीजें 7. और इसके करस्पॉन्डिंग जो 7 यूनिट मिले थे हम लोगों को उसे कहा था फंडामेंटल यूनिट कहा था. और उसके बाद उन फंडामेंटल यूनिट के करस्पॉन्डिंग और उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी बनी उन्हें हमने नया नाम दिया है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट्स. ओके. तो आज हम लोग जो है उसी फिजिकल क्वांटिटी में जो आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ. तो लेंथ को मेजर करना यानी डिस्टेंस को मेजर करने के इक्विवेलेंट. ओके. तो हम लोग सबसे पहले आज पैरालॉक्स मेथड जानने का प्रयास करेंगे और इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे पैरालॉक्स मेथड को यूज करके किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को जो बहुत ही हाई, जो भी फॉर ऑफ डिस्टेंस पे होते हैं, उनको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पर हमारे अर्थ से, हमारे सन से वो ऑब्जेक्ट है. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं पैरालॉक्स. तो सबसे पहले मैं पैरालॉक्स मेथड को डिफाइन करना यहाँ पे चाहूंगा. पैरालॉक्स होता क्या है, जैसे अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल ये फिंगर आप देख रहे हैं, इस फिंगर को आप ऐसे देखें. फर्स्ट आई को एक वन आई इसको क्लोज करिए और उसके बाद देखेंगे जब तो ये आपको यहाँ दिखाई देगा और इसको आप बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग देखिएगा. मान लीजिए बैकग्राउंड के करस्पॉन्डिंग क्या है, आप इसको किसी जो है बैक के पोल से ऐसे आपको मैच करा दीजिए. लेकिन जब आप सेकेंड जो है फर्स्ट आई को क्लोज ओपन करेंगे और सेकेंड आई को जो है क्लोज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि जो आपका एक फिंगर था बैकग्राउंड वाले बॉडी से जब मैच कर रहा था, लेकिन सेकेंड आई से जब आपने उसे ऑब्जर्व किया तो उसके डिस्टेंस पे कुछ फ्लक्चुएशन आ गया, उसमें उसका पोजीशन बैकग्राउंड के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया है, बदल गया है. यानी पैरालॉक्स मेथड में क्या किया जाता है, टू कैलकुलेट द पोजीशन with respect to the background of any object when we see to that object from different position. हमारा ये आई जो है यहाँ जो है किस तरीके का काम कर रहा है, फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन. हम एक ही ऑब्जेक्ट को एक बार इस यहां से देख रहे हैं और एक बार यहां से देख रहे हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल माइन्यूट डिस्टेंस हो रहा है, उसके फ्लक्चुएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. याद रखिएगा एक्चुअल में आपका यह फिंगर यहां से नहीं डिस्प्लेस हो रहा है, बस आपके बैकग्राउंड में जो है उसके करस्पॉन्डिंग ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है. यानी बैकग्राउंड की विद रिस्पेक्ट में जब किसी ऑब्जेक्ट का जो है
डिस्टेंस बदलता है तो उसी को कहते हैं पैरालॉक्स मेथड। तो पैरालॉक्स मेथड का हमने आपको डेफिनेशन बता दिया और ये आप अपने माइंड में ध्यान हमेशा रखेंगे। अब बात ये आती है पैरालॉक्स मेथड, यहाँ पे तो आई के करस्पॉन्डिंग हम समझ गए, आई के करस्पॉन्डिंग समझ गए कि ऐसे हम यहाँ देख रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन बदल रहा है लेकिन आपका एक्चुअल में नहीं हो रहा है, बात याद रखिएगा। तो अब इसको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका नोज है ना, नोज के इस साइड में एक बार आपका 1 EI पड़ रहा है और इस साइड में EI पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही आप जानते हैं अर्थ का रिवॉल्यूशन जो होता है अराउंड सन 6 मंथ के इंटरवल पे जस्ट अपोजिट होता है। यानी अगर एक बार ये सन मान लिया जाए, नोज को क्या मान लिया जाए, सन मान लिया जाए, तो एक बार यहां पे अगर आपका अर्थ का लोकेशन है तो जस्ट ये ऐसे ट्रेवल करते हुए जस्ट अपोजिट इसके 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ इसका पोजीशन यहां पे होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टार को, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को एक बार यहां इस पोजीशन से उसका जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर नहीं करते हैं, एक बार यहां से हमने उसको देख लिया कितने डिग्री का एंगल हमारे टेलीस्कोप में बन रहा है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर आफ्टर 6 मंथ के बाद हम फिर जब हमारा पोजीशन जस्ट उसके अपोजिट होगा तो फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम इस पोजीशन से देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, एक एंगल टाइप बनेगा। तो हम यहां पे टेलीस्कोप को परपेंडिकुलरली सेट करते हैं। परपेंडिकुलर सेट करने के बाद जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो हम क्या करें, अपने परपेंडिकुलर से ऐसे मैच करेंगे। जब हमारे ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम एक बार अपने टेलीस्कोप को ऐसे ले जाएंगे और एक बार हम क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे। तो हमने ये एंगल और ये एंगल मेजर कर लिया, तो उसके बाद आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके करस्पॉन्डिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग बीच के एंगल को मेजर कर लेते हैं। अभी मैं आपको ग्राफिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये है जो है पैरालॉक्स मेथड का कॉन्सेप्ट कि कैसे किसी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे हम जो है रफ कॉपी पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको हमको लगता है समझ में भी अच्छे से आएगा। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। पहले तो समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो पैरालॉक्स मेथड में क्या है, कैसे क्या किया जा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ओके, सो हियर ये आपका सपोज करिए यहां पे सन आपका स्थित है। नाउ द पोजीशन ऑफ अर्थ एट एनी टाइम इज देयर, सपोज कर लीजिए, और 6 मंथ के बाद जस्ट इसके अपोजिट हो गए, तो आप जान रहे हैं। ओके, सो दिस डिस्टेंस आप ये कैलकुलेट, ये इस डिस्टेंस को तो आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आप समझिए कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसके डिस्टेंस को आप मेजर करना चाह रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ के डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, जरा समझने का प्रयास करिए। हम एक बार अपने टेलीस्कोप को यहाँ पे एक हॉरिजेंटली परपेंडिकुलरली टू द अर्थ सरफेस सेट करेंगे और फिर यहाँ पे परपेंडिकुलरली 6 मंथ बिफोर यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। फिर जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो हम अपने टेलीस्कोप को ऐसे बेंड करेंगे। ओके, और फिर हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे हम सेलेस्टियल्स को जो है मैच कराएंगे। उसके बाद आप यहां से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो आप देखेंगे क्या, नाउ अगर आपने टेलीस्कोप को बेंड किया है तो आप ये एंगल का मेजर कर सकते हैं। सपोज दिस एंगल इज θ1, okay, and now this angle similar same process apply at this point, suppose angle is θ2, now the corresponding angle are equal to each other, ये आप जानते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा आपका θ2 और ये हो गया आपका θ1। ओके, सो टोटल एंगल इज θ1 प्लस θ2। ओके, सो टोटल एंगल क्या हो गया आपका θ1 प्लस θ2। इट्स ओके, यानी हम पैरालॉक्स मेथड से उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का और अर्थ की पोजीशन, 2 डिफरेंट पोजीशन के बीच से जो लाइन जुड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है, उसके बीच के एंगल को मेजर करते हैं। और जब हम इस एंगल को मेजर कर लिए
तो अब हमारे लिए बहुत ही आसान है टू कैलकुलेट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ दैट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ओके, अभी कैसे, अगर ये आप देख रहे हैं यहां से लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप इसे आर्क मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ आपका ऐसे मूव किया है और इसकी कंपेरिजन में ये डिस्टेंस जो है बहुत हाई है। ओके, तो हम इस जो ये आर्क है, इस आर्क को हम स्ट्रेट मान सकते हैं या इस स्ट्रेट लाइन को आर्क मान सकते हैं। ओके, तो हम अपने अर्थ के दो पोजीशन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा तो हमें एक्चुअली हम तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी को एस्ट्रोनॉट यूनिट भी कहते हैं, आप ये जानते भी हैं। ओके, तो अब बात ये आती है यहाँ पे कि इसकी करस्पॉन्डिंग अब इसको कैसे मेजर किया जाए। तो यहाँ पे आप जानते हैं एक बहुत ही सिंपल फार्मूला क्लास 6, 7, 8 से आपको जो है बताते चले आ रहे हैं टीचर्स, क्या, एंगल इज इक्वल टू, बताइए जरा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो इन दिस केस नाउ दिस लेंथ इज कॉल्ड आर्क and now this distance is taken as a radius. So here angle is equal to theta 1 plus theta 2, it convert into radian, and now arc ये भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेडियस अगर हम निकाल लेते हैं, यानी रेडियस मीन्स सपोज करिएगा ये ये अगर हम आर्क सपोज कर रहे हैं तो इसकी आर्क के करस्पॉन्डिंग हमारा रेडियस होगा ना, ही हमने रेडियस सपोज कर लिया, तो हमें क्या चाहिए था, रेडियस मीन्स लेंथ ऑफ दैट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ओके, इज इक्वल टू, बताइए क्या, आर्क अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2। नाउ दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालॉक्स मेथड टू अप्लाई फॉर कैलकुलेटिंग द लार्ज डिस्टेंस ऑफ एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पैरालॉक्स मेथड क्या होता है, और पैरालॉक्स मेथड में क्यों अर्थ के पोजीशन को 6 मंथ का एक डिस्टेंस लिया जाता है। जैसे हमने आपको आई के दो डिफरेंट पोजीशन के करस्पॉन्डिंग नोड को सन मान करके हमने एग्जांपल को सेट करने का प्रयास किया, तो हमको लगता है कि आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। ओके, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग आपके इस चैप्टर में 2-3 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो घर पे बैठे रहे हैं, होमवर्क करते रहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिएगा, जब आपको हमने पैरालॉक्स बता दिया, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है और आप अक्सर सुनते होंगे, जो एक सॉलिड एंगल होता है और एक एंगल होता है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। स्टेरेडियन द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड रेडियन इज द एंगल ऑफ सिंपल प्लेन एंगल, लाइन एंगल जो होता है। ठीक, अब हम आपको बताना वो सॉलिड एंगल क्या होता है। आप वो जो है कौन देखें जिसमें वो जो है ठेले वाला जो है उसमें मूंगफली रख कर देता है ना, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जो ये डी ए दिख रहा है आपको, सॉरी ये आपको यहाँ से ये दिख रहा है ना, ये डी ए, अगर मैं ये ओपन पोर्शन मानू उस कोन का, तो क्या उस तरह दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा ना, दिखेगा। यानी याद रखिएगा, जब कोई एंगल 2 डायरेक्शन में होता है, 2D यानी लाइन से बन गए, जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे थे, 2 लाइन इंटरसेक्टेड कॉमन पॉइंट एंड देन मेजरमेंट ऑफ दैट लाइन फाउंड द एंगल, ये जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान सुनिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल फॉर्म बाय प्लेन नॉट लाइन। और जब कभी एंगल के द्वारा जो है, जैसे हमने क्या किया, ये आपको मैं फॉर एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये लाइन एंगल बना रहा है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या बना रहा है, एंगल क्या बना रहा है, मेरे इस वाले पॉइंट पे ये बना रहा है, देखिए मेरे हाथ में जो है पिन कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एंगल बना है, क्या बना है, सिर्फ एंगल बन रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक प्लेन ले लूं अपने हाथ को ऐसे, अब कैसे मैं समझाऊं, मान लीजिए ये वाला रीजन दिख रहा है ना आपको, ये रीजन दिख रहा है, यहाँ पे ये रीजन कितना दिख रहा है, इस रीजन के करस्पॉन्डिंग हमने हाथ रख दिया ऐसे, और ये अब लाइन नहीं है, ये भी मेरा हाथ भी क्या है, ये हैंड जो है मेरे क्या है, प्लेन है। तो अब जो एंगल इस प्लेन के बीच में फॉर्म होगा उसे कहेंगे सॉलिड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस में जब आर्क रिप्रेजेंट करता है एंगल एट द सेंटर, तो वो सिर्फ एंगल है।
But in the case of sphere, when some part of the sphere curved surface make an angle at the center, then that angle is called solid angle. Okay. Now the unit of solid angle is स्टेरेडियन. ये बात याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि हम 2D लाइफ 2D डायमेंशन में नहीं जीते, हम 3D में जीते हैं, तो 3D का एंगल भी होना चाहिए. अब तक तो हम बच्चे थे तो चल रहा था 2D से, ठीक है, तो अब 3D हो गया, ठीक है ना. और एंगल सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है? जैसे एंगल का फार्मूला होता है क्या? आर्क अपॉन रेडियस. बट इन द केस ऑफ सॉलिड एंगल, आर्क की जगह जो आर्क था यहाँ पे वो क्या बना रहा है? एक छोटा सा स्मॉल सरफेस बना रहा था. उस सरफेस का एरिया एंड डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर हो गया. तो ये बात हमेशा आप याद रखेंगे. दोनों चीज को हमने आपको समझाने का प्रयास किया. अब यहाँ पे एक जो है कुछ यहाँ पे डेटा दिया है. इस डेटा को आप अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है. और हमने आपको पैरालॉक्स मेथड बताने का प्रयास किया. और पैरालॉक्स मेथड जैसे आप जानते हैं, दोनों आईज के बीच में बहुत ही क्लोज डिस्टेंस है ना, तो क्लोज एंगल भी बनेगा. तो ऐसा बात याद रखिएगा, पैरालॉक्स मेथड तभी लगता है जब एंगल क्या होता है? स्मॉल होता है. ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा. ओके, यहाँ पे पैरालॉक्स है, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, आप न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं. हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल में अक्सर पूछ लिया जाता है डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है. तो ये बात याद रखिएगा, एंगल को मेजर करने का या एंगल को यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करने का एक छोटी छोटी स्मॉल जो स्केल है, मिनट, सेकेंड, डिग्री, बड़ा यूनिट है, ठीक है. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं. अब 1 डिग्री को कैसे आप जो है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी एंगल को किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है तो उस एंगल को डिग्री में नहीं रखा जाता है. ये बात हमेशा याद रखिएगा. ऐसा नहीं 60 डिग्री आपने रख करके जो 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तुरंत न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. ये बेसिक चीजें आप हमेशा याद रखेंगे. जब भी, जहां भी, जिस लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम अगर मिले और उस प्रॉब्लम में एंगल डिग्री में दिया हो और टेम्परेचर से, मीटर से, लेंथ जो भी होता है मल्टीप्लाई करना होता है, तो एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है. ये बात याद रख लीजिए. ओके, अब बात आ है कि रेडियन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है. तो यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहा है, छोटा सा बच्चा सा फार्मूला. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी x डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू x अपॉन 180 रेडियन. खेल खत्म. ओके, तो किसी भी मिनट को भी रेडियन में बदल सकते हैं, सेकंड को भी रेडियन में बदल सकते हैं, डिग्री को भी बदल सकते हैं. बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चों वाली, ठीक है. करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक हमने आपसे कहा था कि हम लोग परसेंटेज एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक शॉर्ट वे में. इसको अब हम लोग जो है सीखने का प्रयास करते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो अगर आ गया है यहाँ पे एक वर्ड आ गया है परसेंटेज एरर या सिर्फ एरर, तो एरर का डेफिनेशन भी आपको जानना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ गलती को जो डिफाइन करिए, तो गलती को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा. ओके, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा और जो आप करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स है. अब उसके कंपैरिजन में आप अपना मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कुछ आप या तो कुछ वैल्यू आप लेस मेजर करेंगे या तो आप कुछ वैल्यू हाई मेजर करेंगे. ओके, तो यहां पे क्या निकल के आ रहा है? तो एरर किसे कहेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का, कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही कहते हैं क्या? एरर. मीन्स एरर इज ए डिफरेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड वैल्यू. यानी उसके स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में कोई क्वांटिटी कितनी मेजर की गई है और कितना ज्यादा या कितना कम है, ये वहां से फाइंड आउट किया जाता है. और जो अमाउंट आता है उसी को कहते हैं क्या?
एरर कहते हैं। अब एरर कई तरीके का हो सकता है। एक आपका मैथमेटिकल एरर होता है, एक सिस्टमेटिकल एरर, सिस्टम एरर होता है, ठीक है, और एक कैलकुलेशन वाला एरर होता है। तो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे आपको ये जानना यहाँ पे जरूरी है, क्यों हम फिजिक्स के इस क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में हम इस तरीके की टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक चीज का मेजरमेंट करना और उसके एक्यूरेसी को बनाए रखना, मेंटेन किए रखना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी फिजिसिस्ट का। किसी भी फिजिक्स को पढ़ने और पढ़ाने, ध्यान से सुनिएगा, दोनों। और जो इस मॉडर्न सोसाइटी में जो फिजिक्स का यूज कर रहे हैं, उनके लिए एक्यूरेसी की बहुत जो है बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप जानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसके वेलोसिटी है ना फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब अगर उसमें डेसिमल में भी कुछ डिफरेंस हो जाता है तो वहां पे जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, आपके कंट्रोल में वो नहीं रहेगा। तो आपका एक्यूरेसी, किसी भी डेटा का एक्यूरेट होना बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जरूरी चीज होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि मेजरमेंट में एरर कितने तरीके का हो सकता है। एक केयरलेसनेस वाला हो सकता है, जैसे आप देखते हैं आप लोग लैब में फिजिक्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं तो आप किसी भी चीज को कहते हैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपने मतलब उसमें उस तरह का वो आपको एक आसान चीज लगता है। ऐसे ही अगर जो है कोई चीज दे दिया जाता है, कहता है अरे यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, उसके लिए एक सिस्टम बना होता है, उसके लिए एक एक्यूरेसी, उस प्रैक्टिकल में आप एक्यूरेसी लाना चाहते हैं, एक्यूरेट वैल्यू लाना चाहते हैं डेटा जो भी डेटा है, तो आपको हमेशा उस संभावित प्रोबेबल एरर को अकाउंट में लेना पड़ेगा, आपको उसको जो है अपने आप समझना पड़ेगा। कैसे? एक आपसे एरर हो सकता है, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हैं उसी में लिस्ट काउंट हो, सॉरी लिस्ट एरर जो हो, समझा है ना बात, समझा ना। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो भी हो सकता है प्रॉपर वे में फंक्शन में ना हो। ओके, और एक चीज और आप कर सकते हैं कि आपने सारे डेटा को प्रॉपर वे में ऑब्टेन कर लिया। अब आप उसे मैथमेटिकली ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन में भी आप एरर कर सकते हैं। इसी एरर को मॉडिफाई, इसी मेजर क्वांटिटी को एक्यूरेट करने के लिए आपको प्रिसाइज वैल्यू और इसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट बताया गया है। यानी हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, और खास करके पर्टिकुलरली इन फिजिक्स ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। इन सब बातों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। तो हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे थे एरर। क्या आप बताने का प्रयास कर रहे हैं? एरर। तो एक सिस्टमेटिक एरर जो है होता है, एक मैथमेटिकल, एक इंस्ट्रूमेंटल और एक केयरलेसनेस वाला होता है जो एक ऑब्जर्वर के द्वारा किया जा सकता है। तो इन सारे एरर के बेस पर किसी भी डेटा का जो है उसका क्या एक्यूरेसी है ये डिसाइड किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो है ये जानने का प्रयास करते हैं, जब हम ये जान गए एरर क्या होता है तो अब ये पहचानने का प्रयास करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्लास 11th के स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को ये आना चाहिए कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया जाता है, फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट किया जाता है और मैक्सिमम प्रोबेबल एरर निकाला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर फ्यूचर को ध्यान में रखकर के किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं तो हम हमेशा उसमें मैक्सिमम एरर को लेकर चलते हैं, मिनिमम एरर को लेकर नहीं चलते। क्योंकि अगर मिनिमम एरर लेकर चलेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन जो फ्यूचर को लेकर है वो सही नहीं बैठता है, गलत होने का चांस ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम मैक्सिमम प्रोबेबल एरर लेकर चलते हैं तो हम ये जानते हैं कि इतना अभी होगा तब भी हमारा
प्रेडिक्शन ये होगा, तो आपके बात में, आपके स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता आफ्टर टाइम। तो ये बात हमेशा याद रखिए, यानी हमेशा हम मैक्सिमम प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं फिजिक्स में। तो अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये बताने का प्रयास करेंगे, और इसको एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो है लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट का एक है फिजिक्स में कि लिस्ट काउंट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक लिस्ट काउंट होता है, वो जानना जरूरी है कि लिस्ट काउंट के ही बेस पर हम जो एरर आपको मैथमेटिकल एरर बताया कि मैथमेटिकल एरर में भी हमको बेसिकली दो ही पढ़ना है कि एब्सोल्यूट या फ्रैक्शनल एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है और एक परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बस यही दो चीज हम लोगों को सीखना है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर, और फ्रैक्शनल एरर में हमको लिस्ट काउंट की जरूरत पड़ती है, और उस लिस्ट काउंट को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ये अभी आपको जो है मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे देकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले है लिस्ट काउंट, यानी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिनिमम मेजर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कितना किया जा सकता है, उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाता है। जैसे आपके पास एक स्केल है, अभी उठाइए आप, उस स्केल में आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर के बीच में 10 पार्ट होता है, और वो एक पार्ट आपका 1 मिलीमीटर अप्रॉक्स 1 मिलीमीटर मेजर करता है ना। उस स्केल से जो आपके पास है, जो आप अक्सर यूज करते हैं, उस स्केल से आप 1 मिलीमीटर जो एक छोटा सा पार्ट होता है उससे कम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। इसलिए उस वैल्यू को, उस मेजर वैल्यू को उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहेंगे। यानी अगर आपसे मैं कहूं व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, तो तुरंत आपका जवाब आएगा 0.1 सेंटीमीटर आएगा ना। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपको जो है वर्नियर स्केल जो है वर्नियर कैलिपर्स बताया जाएगा, फिर स्क्रू गेज बताया जाएगा, फिर कंपैरेटर बताया जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिस्ट काउंट को आपको फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जानना जरूरी है कि लिस्ट काउंट होता क्या है। ऐसे आपको कह दिया जाएगा मीटर स्केल मीटर ब्रिज का क्या होता है, एमीटर का क्या होता है, वोल्टमीटर का क्या होता है। तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये जानना जरूरी है। और जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जितना ही लेस होता है, ये बात याद रखिएगा, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर वैल्यू उतना ही एक्यूरेट होता है। यानी लिस्ट काउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी ऑफ एनी सिस्टम। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हमने अभी आपको बताया लिस्ट काउंट ये होता है, अब इसका इंपॉर्टेंट है ये है। तो अब कैसे फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। जरा रफ कॉपी पे देखा जाए। ओके, सो हियर देखिए यहाँ पे सपोज करिए आपके पास एक मीटर स्केल था। ओके, लेट अस ए मीटर स्केल। अब मैं इसे बनाऊंगा नहीं, बस हल्का से इसका रूट मैप आपको तय कर दे रहा हूं। ओके, तो अभी हमने आपको कहा कि अगर वहां पे 1 सेंटीमीटर लगा लिखा था, इसके बीच में 10 पार्ट होता है। ओके, 10 पार्ट होते हैं, उन्होंने बताया, और 1 पार्ट का वैल्यू होगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। आई एम राइट, 0.1 सेंटीमीटर। इट्स ओके ना। कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको तो तुरंत कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप पुट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप इस पे उस कमेंट बॉक्स में जाकर के उसे पुट कर दीजिए क्वेश्चन को, मैं उसका जवाब दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब देखिएगा, सपोज करिए आप इसी मीटर स्केल से, ये मीटर स्केल है, और आपने इसी मीटर स्केल से 20 मीटर लेंथ किसी भी चीज का, चाहे वो क्लॉथ का हो, चाहे कपड़े का हो, या कोई भी चीज आपने मेजर किया, 20 मीटर मेजर कर लिया। अब आप उसमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालना चाहते हैं। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए जो आपका फार्मूला है
वो आपका डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शनल एरर, किसी भी, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, याद रखिएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपने उस चीज को मेजर किया है, याद रखिएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, उसकी लिस्ट काउंट को यहां पे रख दीजिए डेल्टा ए की, और इस फिजिकल क्वांटिटी को आप मान लीजिए ए, हो जाएगा अपॉन ए, यानी ये हो जाएगा आपका, अगर लिस्ट काउंट है 0.1/20। नाउ दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। बात समझ गया? अब अगर आप यहां से बात आती है कि अब परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाए, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो फ्रैक्शनल एरर हो गया। तो कुछ नहीं है, पहले इसका डेफिनेशन ही जान लीजिए, व्हेन फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय द 100 देन दैट ऑब्टेन एरर इज कॉल्ड, बताइए क्या, परसेंटेज एरर। खेल खत्म। मतलब अगर आपके पास फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला होता है डेल्टा ए, यानी लिस्ट काउंट of that of using operators divided by a. Now if you multiply this thing delta a upon a into 100, then we will get, क्या बताइए, क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। ओके, क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर। यानी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑपरेटर्स के द्वारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ये याद रखिएगा। कोई भी आपको दे दिया जाएगा, इस डेटा को हमने इस स्केल से मेजर किया, इस डेटा को इस स्केल से मेजर किया, तो अब बताइए जो है फ्रैक्शनल एरर कितना होगा। तो ये तो बात हुआ, हमने आपको ये बताया बेसिक कॉन्सेप्ट कि एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कोई उसका लॉजिक है कि नहीं, बस पढ़ लिया। बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एक टॉपिक का आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, आप उसको कब किस स्टेज में अपनी लाइफ में फेस करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब इस थिंकिंग के साथ किसी टॉपिक को आप समझने का प्रयास करते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आपका दिल और दिमाग दोनों काम करता है। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों काम करता है, तो इसलिए इन कंसंट्रेशन के लिए और इंटरेस्ट किसी टॉपिक में बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक का आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एरर आपने जान लिया, ये सब आगे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर। ठीक है, क्या कहेगा, ऐसे कहेगा, इफ द परसेंटेज एरर टू मेजर द रेडियस ऑफ एनी स्फीयर इज 2%, यानी किसी स्फीयर के रेडियस को मेजर करने में परसेंटेज एरर 2% है, देन व्हाट परसेंटेज will get to measure their surface area, to measure their volume. It's okay? यानी आपसे कह देगा कि रेडियस में 2% का एरर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं रेडियस, क्योंकि आप किसी भी जो है स्फीयर का कोई भी डेटा पाना चाहेंगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, रेडियस की जरूरत पड़ती है। बिना रेडियस के आप कोई भी उसका डेटा नहीं निकाल सकते हैं, उसका एक पैरामीटर होता है रेडियस से, पता है ना आप लोगों को। तो अब यहां पे हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी भी स्फीयर का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका कोई फार्मूला होता है उसमें कैसे एरर को कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे परसेंटेज एरर जो है कैलकुलेट किया जाता है करस्पॉन्डिंग टू गिवन फार्मूला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटा सा आसान सी चीज शुरू करते हैं। ओके, जब आप जान जाएंगे तो अपने आप खटखट निकालेंगे। खटखट जानते हैं ना, फास्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सपोज करिए कि हमने आपसे कहा
कि परसेंटेज एरर। देखिए मैं शॉर्टकट आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को डील करना है वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। और यही आपको जानना भी है, ये भी याद रखिएगा। मैं उसी टॉपिक को ज्यादा जो है डीप एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा जिसको क्लास 11th के स्टूडेंट को जानना जरूरी है, ठीक है। अनवांटेड टॉपिक को नहीं, बहुत सारे इसमें तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन एक क्लास 11th के बच्चे को बेसिकली क्या आना चाहिए वो मैं एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करूंगा। तो हमें आपको बताना है परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए रेडियस में परसेंटेज एरर दिया है आपका 2%, ठीक है। और हमने आपसे पूछ दिया कि सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर क्या होगा स्फीयर की। तो अब आपको बाबू यहाँ पे जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं सरफेस एरिया का फार्मूला फॉर स्फीयर 4πr², ओके। अब यहां से जो मैं कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा बाबू। एस का परसेंटेज निकाल, तो अब इसे डायरेक्ट फार्मूला करोगे, यस को लिख दीजिए डेल्टा एस अपॉन एस, ओके, इज इक्वल टू किसी भी फार्मूले में अगर जो कांस्टेंट टर्म आता है उसे इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई इंपॉर्टेंस एरर कैलकुलेशन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उसे मेजर नहीं कर रहे हैं, और आप जब उसको मेजर नहीं कर रहे हैं तो आपसे उसमें एरर होने के चांसेस नहीं है। तो उसमें जब एरर हो ही नहीं सकता तो हम क्यों उसे अपने जो है परसेंटेज एरर कैलकुलेशन में उसको जो है लिए, ठीक है। तो उसकी कोई रिस्पॉन्स जो है रोल नहीं होता है कैलकुलेशन में जो है, ठीक है। तो अब हमने 4π को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, बस कुछ नहीं, पावर 2 है तो इसको ला करके आगे एकदम समझने का प्रयास करिएगा। 2 आगे आ जाएगा इनटू, अब इस पावर को बिना पावर के आर को समझिए तो आर को लिख सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर। समझ में आ गया? अब हमें क्या दिया यहाँ पे, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे ये डेल्टा आर अपॉन आर परसेंटेज में होना चाहिए, तो ये भी परसेंटेज निकलना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। इट्स ओके। Now this things 2 into delta r upon r into 100 is called percentage error in radius. So here we put the value of this 2%. Now we get the 4%. It's okay. ये तो हुआ सिंपल सा फार्मूला। अब हमको इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपको ऐसे कोई फार्मूले आए तो आप समझ आए, लेकिन मैं आपको जनरलाइज केस बता दे रहा हूं कि कैसे परसेंटेज एरर के करस्पॉन्डिंग कोई, सपोज करिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने आपको दिया P। Now the formula of this is root a b square upon 4 pi c क्यूब लिख लेते हैं। इट्स ओके। अब ये फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी में आप परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज करिएगा इस फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और प्रॉब्लम में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, ए बी एंड सी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वहां पे रेडियस था इसके पहले वाले एग्जांपल में, यहाँ पे ए बी सी में परसेंटेज एरर दिया है। सपोज करिए नाउ ए के करस्पॉन्डिंग ए में मेजर परसेंटेज है 1%, बी में मैं मान लेता हूं 2%, इसको भी मान लेते हैं, चलिए इसको कर देते हैं 2% कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको आसान लगेगा। बी को 2% मान लिया, बी को 1% मान लिया, ए को 2%, बी को 1% एंड सी को 3% मान लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, व्हाट विल गेट द परसेंटेज एरर इन पी, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है। तो अब सबसे जरूरी चीज है बाबू यहाँ पे ये जानना कि इसको कैसे फार्मुलेट करें परसेंटेज फार्मूला। जैसे भी हमने आपको यहाँ पे अभी बताया ना, ये वाला फार्मूला ये कैसे यहाँ ये बना है, इस तरीके से ये कैसे कन्वर्ट हो ये जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, एकदम हलवा जानते हैं ना, एकदम हलवा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/4 होगा ना यहाँ पे, तो 1/4 को रिमूव कर देंगे। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ 4 इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ओके, ये हट गया। अब यहाँ पे आप ध्यान सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, रूट ए मतलब ए पे पावर 1/2, आई एम राइट, बी टू दी पावर 2, आई एम राइट, एंड c to the power -3,
इट्स ओके, हो गया ना डन। और अभी याद रखिएगा, ये बस हमने ऐसे लिखा, अभी आपको एक स्टेप और मैं यहाँ पे चलता, लेकिन अभी आपको ऐसे ही मैं बता दिया, ठीक है। अब इसे आप लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आगे मल्टीप्लाई से बदलते जाए। देखिएगा ए को लेंगे, ये ए पे पावर कितना है 1/2, तो 1/2 डेल्टा ए अपॉन ए। फिर बी पे पावर क्या है +2 है ना, तो यहाँ पे +2, फिर डेल्टा बी अपॉन बी, और यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3 डेल्टा सी अपॉन सी। इतना तो समझ में आ रहा होगा, हमको लगता है आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा जाना। बस फार्मूले में जो भी पावर है वेरिएबल का, उसको आगे मल्टीप्लाई करके उसको फ्रैक्शनल जो है एरर में कन्वर्ट कर देते हैं, बस डायरेक्ट ऐसे। अब याद रखिएगा, हमने पहले ही कहा कि फिजिक्स में हमेशा मैक्सिमम प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे याद देखिए, यहाँ पे 1/2 डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पे देखिए माइनस आ गया है, तो कभी भी मैक्सिमम प्रोबेबल एरर जब भी निकालना होता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने के लिए कहीं भी किसी भी फार्मूले में अगर माइनस होता है तो उसे प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, फिर प्लस, ध्यान सुनिएगा, 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ओके ना, वो देखिए काफी यहाँ पे एंड हो गया। ओके, यहाँ पे बता देता हूँ, +3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। Now this thing is called percentage error in A, percentage error in B, now this is percentage error in C। तो अब यहाँ पे हो जाएगा percentage error in P is equal to 1/2, percentage error कितना है बताइए में 2%, प्लस B में कितना है बताइए, नहीं बताइए, 2 है 1 है, 2 है 1 है 1%, ये 1% ठीक है, और +3 सी में कितना है 3%, मल्टीप्लाई सब ऐड कर दो, 2 and 2 कैंसिल आउट, सो हियर वी गेट 1 + 2 + 9, 3 3 9, 9 to 11 and 12%। Now this is the right answer। ओके, तो हमने आज आपको क्या क्या सिखाया बताइए जल्दी से। परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सबसे ये बताया, फिर पैरालॉक्स मेथड बताया, पैरालॉक्स मेथड का एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें इस पे आपने बिल्कुल करिएगा, खूब सारा करिएगा, जितना जहां से मिले सब खटखटा दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, और सबसे जरूरी चीज मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो